दूसरी तरफ चित्रा का दिल बेचैन हुआ जा रहा था। ये देखकर भाग्या बोली, तमें छोड़ो नहीं बड़ी माँ, ढोक लो खाओ ढोक लो, उस आदमी के पीछे समय क्यों बर्बाद करना। न जाने नक्श के हाथ में क्या लग गया था, लेकिन उसके दिन की शुरुआत तूफानी हो गई थी। भाई साहब अपने कमरे से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रह रहकर नक्श का पागलपन अभी भी सावेरी खानदान के घर में सुनाई दे रहा था। वो अलग बात है कि अब उस पागलपन को सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन सुबह ऑफिस आवर्स शुरू होते ही नक्श भानुशाली ग्रुप के ऑफिस जा पहुंचा। अचानक नक्श को ऑफिस में देखकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉइज शॉक्ड रह गए और इसी के साथ उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। अरे देखो देखो, ये तो नक्श है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो सुना है कि आजकल ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। अभी लोगों के बीच में कानाफूसी चल ही रही थी कि तभी एक आदमी ने कहा, मुझे लगता है ये बड़े साहब से नौकरी मांगने आया है। एक तरफ भानुशाली ग्रुप के कुछ लोग नक्श का मजाक बना रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें नक्श के डैड पर बहुत भरोसा था और वो सभी नक्श को देखकर बहुत खुश थे। नक्श भी लोगों के हाव भाव देखकर समझ गया था कि सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। सभी को इग्नोर करते हुए नक्श सीधा यशवर्धन भानुशाली के कैबिन के बाहर जाकर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा और गहरी सांस लेते हुए मन ही मन बोला, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, यही सही समय है और इन्हें मेरी जरूरत है, मजा आना चाहिए। भले ही नक्श को कैबिन के बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन कैबिन में बैठे यशवर्धन को भी नक्श का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने जैसे ही अपने कैबिन पर किसी के आने की आहट सुनी, वो फौरन अपनी कुर्सी से उठकर कैबिन से बाहर देखने की कोशिश करने लगे। फिर कुछ सोचने के बाद दरवाजा खोलने पहुंच गए। अब यशवर्धन भानुशाली और नक्श एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन दोनों में से किसी के भी मुंह से शब्द का एक दाना भी बाहर नहीं निकला था। यशवर्धन और नक्श की इस मीटिंग को देखकर ऑफिस के बाकी एम्प्लॉइज भी हैरान हो गए कि अब आगे क्या होगा। तभी यशवर्धन भानुशाली ने अपनी एक नजर पूरे ऑफिस में घुमाई, जिसे देख सभी ने अपने चेहरे झुका लिए थे, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। यही वजह थी कि वो लोग फिर से चोरी छिपे उन दोनों को देखने लगे। इतने में यशवर्धन भानुशाली ने नक्श का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अंदर आओ नक्श बेटा, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। नक्श बेवकूफ नहीं था। यशवर्धन के इस इशारे को वो अच्छे से समझ पा रहा था। यशवर्धन भानुशाली के कहने पर नक्श कैबिन के अंदर बढ़ चला था। नक्श जो कल तक चित्रा और अनिका के ताने सुन रहा था, वो आज भानुशाली ग्रुप के चेयरमैन के आलीशान कैबिन में बैठा हुआ था। यशवर्धन भानुशाली ने जब नक्श को ध्यान से देखा तो उनकी आंखें भर आई और वो नक्श को निहारते हुए प्यार से बोले, नक्श बेटा कैसे हो तुम? क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती? नक्श को यशवर्धन भानुशाली की भावुक बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये सब एक दिखावा है। इसलिए वो बड़े ही सरल और सीधे अंदाज में बोला, मेरे ख्याल में हमें अब सीधा काम की बात पर आना चाहिए। ये सब बातें तो आप कल मुझसे कर ही चुके हैं मिस्टर भानुशाली। नक्श का ऐसा रूड बिहेवियर देखकर यशवर्धन दंग रह गए और लगभग रोते हुए नक्श से बोले, नक्श बेटा तुम मेरे पोते हो, मैं समझ सकता हूं कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आखिर गलती मेरी ही है और मुझे अपनी गलती की सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपनी उसे गलती की सजा पिछले कुछ सालों से हर रोज भुगत रहा हूं। नक्श पर यशवर्धन भानुशाली की इमोशनल बातों का जरा भी असर नहीं हुआ और वापस से मुद्दे की बात करते हुए बोला, हम दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम यहाँ ये सब बात करने के लिए नहीं आए हैं। बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट काम की बात करें, नहीं तो मैं चलता हूं। इतना कहते ही नक्श अपनी कुर्सी से उठकर जाने लगा कि तभी यशवर्धन ने उसका हाथ पकड़ लिया और हड़बड़ाते हुए बोले, नक्श बेटा प्लीज मत जाओ, भानुशाली ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम अपने दादाजी को माफ नहीं करोगे? वैसे तो नक्श को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास भी यही एक मौका था जहां वो खुद की जिल्लत भरी जिंदगी को बदल सकता था। यही सोचकर उसने अपने कदम पीछे लिए और चेयर पर जाकर बैठ गया। तभी यशवर्धन ने नक्श की ओर देखा और कहा, बेटा मैं जानता हूं कि आज से कुछ साल पहले मैंने तुम्हारे पापा के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाई थी,
लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा ने जिस कंपनी को इतना बड़ा बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया, वो आज डूबने की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। मीडिया वाले पहले ही बात का बतंगड़ बना चुके हैं, जिससे अब हमारे क्लाइंट्स भी जानने लगे हैं। नक्श ने अपने दादाजी को इतना लाचार और असहाय आज से पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों में आंसू देखकर उसे यह एहसास हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन्हें सच में उसकी जरूरत है। मगर नक्श भानुशाली ग्रुप के सीईओ दर्पण भानुशाली यानी अपने चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अपने दादाजी की बात सुनकर नक्श को उन पर दया आने लगी। तुरंत ही नक्श ने अपने दादाजी से कहा, अच्छा बताइए, आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं? यशवर्धन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए नक्श से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम ये कंपनी ज्वाइन कर लो और अपने पापा की तरह ही इसे संभालो। नक्श ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं चाचा जी के अंडर काम करूं? यशवर्धन ने धीरे से अपना सर हिलाते हुए कहा, यशवर्धन की बात सुनकर नक्श मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसे इस तरह किसी के अंडर में काम करने के लिए ही बुलाना था तो इससे अच्छा फोन पर ही उसे सब कुछ बता देते। लेकिन नक्श के यहाँ आने का मकसद कुछ और भी था। वो अपने दादाजी की बात में आकर किसी भी बात पर हाँ करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए नक्श ने सर उठाकर अपने दादाजी से कहा, दादाजी, यहाँ बात कंपनी और आपके फायदे की है, इसलिए रिश्ते, नाते और पछतावा जैसे शब्दों को हम जरा पीछे छोड़ दें तो बेहतर होगा। मैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए तैयार हूं, पर उसके बदले में आपको भी मेरे लिए कुछ ऐसा करना होगा जो मुझे खुशी दे सके, मेरा और मेरे डैड का खोया हुआ सम्मान लौटा सके। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस समय समय पर आपको मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होगी और बदले में आपको मुझसे जो चाहिए वो मैं आपको देता रहूंगा। नक्श के मुंह से शर्त वाली बात सुनकर यशवर्धन चौंक गए। उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए नक्श से कहा, शर्तें? अब तुम अपनों के सामने शर्तें रखोगे? नक्श ने मुस्कुराते हुए अपने दादाजी से कहा, तो क्या है, ओम नमः शिवाय। साल में मैंने जिंदगी की कई ठोकरें खाकर यही सीखा है कि इस दुनिया में सीधा और ईमानदार बनकर रहना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए अब मुझे भी आज की दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से ही बात करनी पड़ेगी। शायद इसी में मेरी भलाई है।